हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी देखिए अपने जो पहला वाला भाग है, इससे पहले अपन इसमें इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास की जो आपकी पहली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसके अंदर अपना जो पहला चैप्टर है ईट मन की और अस्थियां, उसका जो पहला भाग है वो अपन ने एक वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया था। उसका दूसरा पार्ट, इसके अंदर अपन बात करेंगे आज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता है, जो स्थान मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उनके किस प्रकार से उनको बसाया गया था, वो किस प्रकार से नियोजित थी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो किस प्रकार से थी। उसकी स्थिति वगैरह मैंने आपको बता दी थी, किस प्रकार से कौन सी नदी के किनारे उसकी स्थिति थी, किसने उसका उत्खनन किया था, वो पहले पार्ट में हो चुका था। अब इसकी बात करेंगे मोहनजोदड़ो हम किस प्रकार से विकसित की गई थी। तो अपनी जो पहली हेडिंग है वो है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो है बसा हुआ था। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो जो स्थान है, वो एक शहरी केंद्र हुआ करता था। ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अंदर दो भागों में पूरी बस्ती को बांटा गया था। एक होता था निचला दुर्ग और एक होता था ऊंचाई पर बसा हुआ नगर दुर्ग। तो जो नगर दुर्ग होता था वो होता था राजा महाराजाओं के लिए। उस समय को प्राचीन समय में राजा हुआ करता था, राजा महाराजा हुआ करता था। वो जो राजा महाराजा है वो ऊंचाई पर रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें आक्रमण का भय हमेशा रहता था, पूरे अपनी जो बस्ती है उसकी देखरेख करनी पड़ती थी, तो इस कारण से वो ऊंचाई पर रहते थे। दूसरे जो आमजन थे, जो किसान लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग होते थे, वो निचले नगर में रहा करते थे। तो पुरातत्ववेदाओं ने उनको दो भागों में बांटा। एक तो कह दिया कि भी नगर दुर्ग जिस पर राजा रहा करेगा, और दूसरा निचला नगर जिसके अंदर आम जन लोग हैं वो रहा करेंगे। तो आइए सबसे पहली हेडिंग है उसको अपन देखते हैं। तो संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू है वो शहरी केंद्रों का विकास था। उसके बाद में हालांकि मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था। ये बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो है वो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था। लेकिन सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा हुआ करता था। जो हड़प्पा है वो सबसे पहले खोजा गया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पूरी बस्ती है वो दो भागों में विभाजित थी। तो दो भाग इसके थे, एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा था जो नीचे बना हुआ था। तो जो उत्खनन करता थे, जो पुरातत्ववेदा थे, उन्होंने ये कहा कि भाई एक तो हो जाएगा नगर दुर्ग और दूसरा हो जाएगा निचला शहर। उन्होंने ये नाम दिया। अब हम बात करते हैं गृह स्थापत्य की, कि मोहनजोदड़ो के अंदर नालों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उनके घर किस प्रकार से बनाए गए, उनके आवास है वो किस प्रकार से बनाए गए, उनकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले नालों का निर्माण किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली नियोजित थी, पहले इसकी नियोजना बनाई गई थी, उसके बाद में इस पूरे शहर को बसाया गया था। और इसकी जो बनावट है, इसकी जो बसावट है, एक सिविल इंजीनियर के स्तर की थी। जैसे आजकल अपन मकान बनाते हैं तो पहले इंजीनियर से उसका नक्शा बनाया जाता है, उसी प्रकार से पहले इसका नक्शा तैयार किया गया था। उसके बाद में इस पर निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था। पहले जैसे ही पूरे मोहनजोदड़ो का नियोजन किया गया, नियोजित इस बस्ती को किया गया, तो सबसे पहले नालों का निर्माण किया गया था। नालों को सड़कों के किनारे बनाया गया था। एक मुख्य सड़क होती थी, उसके किनारे है वो नाले हुआ करते थे। पूरे आवासों के जो नालों की जो गंदे पानी के जो नाले होते थे वो सड़क के किनारे किनारे स्थापित किए गए थे। तो सबसे पहले नालों का निर्माण हुआ। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सबसे नियोजित जो इसकी विकास प्रणाली मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, तो ये नियोजित जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो गंदा पानी है वो किस प्रकार से बाहर निकलता था, किस प्रकार से नगर के बाहर जाता था, तो ये सबसे प्रमुख विशेषता थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होती थी उसके अपन बात करते हैं। जिस प्रकार से सड़कें बनाई जाती थी, इस प्रकार से सड़कें हुआ करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसी प्रकार से नाले हैं वो इनके सारे सारे बनाए जाते थे। जिस प्रकार से ये सड़क है और उसके साथ साथ नालों को भी बनाया जाता था, तो एक समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को ये काटती थी। ये होती थी ग्रिड पद्धति। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रिड पद्धति क्या होती है, तो सड़कें और नाले हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, इनकी सारी सारी स्थापित थी, तो इसको बोलते थे ग्रिड पद्धति, जो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में थी। और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखने से पता चलता है कि पहले गलियों और नालों के साथ गलियों को बनाया गया था। उसके बाद में उनके किनारे हैं जो आवास हैं, जो घर हैं, लोगों के रहने की जो आवास स्थल है, वो बाद में बनाए गए थे। तो इस प्रकार से पूरी जो प्रणाली है एकदम नियोजित थी, एकदम इसका जो स्तर है वो एकदम इंजीनियर के स्तर का था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। धोलावीरा और लोथल ये गुजरात के अंदर जैसे स्थान है, पूरी बस्ती है वो किलेबंद थी। बाकी पूरी बस्ती किलेबंद नहीं हुआ करती थी, सिर्फ धोलावीरा और लोथल ये दो ही ऐसी बस्ती हैं जिनको किलेबंद किया गया था।
अब हम बात करते हैं घर स्थापत्य की कि घर किस प्रकार से बनाए गए थे, किस प्रकार से घर हुआ करते थे। देखिए जो वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो ऐसे घर अपन नहीं देखने को मिलते हैं अमूमन। ये जो घर हुआ करते थे इसके अंदर एक आंगन रखा जाता था, खुला आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। जैसे अपन एल टाइप बोल सकते हैं कि भाई पहले आंगन को रखा, आंगन को बना दिया, उसके बाद में उसके अगल बगल है वो मकानों को बनाते थे, उस आंगन को हमेशा खुला रखते थे। ये आंगन है जैसे महिलाओं के लिए कोई रसोई का काम करने के लिए आंगन, कटाई के लिए भी हो सकता था, रसोई का काम करने के लिए भी इस आंगन का प्रयोग किया जाता था। उस समय महिलाएं हैं ये कटाई का कार्य भी करती थी, जो ये आंगन है इनके काम आता था। आजकल अपन देखते हैं वर्तमान संदर्भ में जो अमूमन जो मकान होते हैं उसका जो आंगन है वो खुला नहीं रखते हैं, बंद कर देते हैं, ऊपर वाले जो मकान को बंद कर देते हैं, एक चारों तरफ कमरे बना करके फिर उसको जो बड़ा जो मकान होता है, जो बाहर का जो आंगन होता है उसको बंद कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। उस समय ये जो होता था, एक तो इससे क्या होता है प्रकृति से आदमी एकदम अटैच रहता था, प्रकृति की जो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा है वो उसको मिलती थी। दूसरा प्राकृतिक सौंदर्य है उसका उसको एहसास होता था खुले आंगन के अंदर। ये विशेष तौर से जो गर्मी के मौसम में, जो गर्मी का मौसम होता था, जो शुष्क मौसम होता था, उसके अंदर ये काम आता था। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें से कई एक मकान पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। एक मकान होता था उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। संभवतः आंगन है वो खाना पकाने के लिए जो महिलाएं होती थी वो भोजन बनाती थी, तो वो आंगन का प्रयोग करती थी। आंगन में बैठ करके, खुला जो आंगन होता था वहां पर बैठ करके वो खाना बनाती थी, भोजन बनाती थी। और कटाई करने जैसी गतिविधियों के अंदर हुआ करता था, तो उसके साथ साथ वो कटाई का कार्य है वो भी करती थी उस आंगन के अंदर। खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में, खासतौर पर कब, जब गर्मी ज्यादा होती है। भाई सर्दी के अंदर तो अपन किचन के अंदर खाना वगैरह बना लेते हैं, लेकिन अगर गर्मियां जब होती हैं, गर्मी जब ज्यादा होती है, शुष्क मौसम होता है, तो अपन को गर्मी का एहसास ज्यादा होता है, तब अपन को बाहर आना पड़ता है। तो खासतौर पर ये आंगन जब खुला रखते थे वो लोग, तो ये सोच समझ के पहले से नियोजन हुआ करता था कि भाई गर्मियों के अंदर इस आंगन का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ एक अन्य पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को महत्व दिया जाता था। एकांतवासी लोग थे, एकांतता को ज्यादा महत्व देते, कोई भी काम है एकांत में ज्यादा करना ही पसंद करते थे। तो इसलिए उन्होंने एक तहखाने का निर्माण किया, जिसको अपन बोल सकते हैं भूगर्भ के अंदर एक मकान बनाया, जैसे अपन बेसमेंट जिसको बोलते हैं। तो वो भूगर्भ के अंदर इन्होंने एक मकान बनाया, जो इससे अपन एकांतता को ही महत्व दिया करते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों की सीढ़ियां नहीं होती थी, कोई भी खिड़कियां हैं वो नहीं होती थी। तो भूमि तल पर जो मकान बनाया जाता तो उसकी किसी प्रकार की जो खिड़कियां हैं वो नहीं बनाई जाती थी। और हर घर का ईंटों के एक फर्श से बना एक स्नानघर भी होता था, एक पका स्नानघर होता था। उस समय की बात है ये, लगभग आज से अपन बात करें तो इसका जो समय शासन काल है वो 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, आज से लगभग 2500-3000 साल पहले की बात है ये। तो उस समय भी ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर हुआ करता था। तो कितनी बड़ी बात है। अपन जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए विख्यात है, क्योंकि उस समय भी लोगों के पास इस प्रकार का ज्ञान था। तो जो विश्व गुरु भारत कहलाता है वो इसीलिए कहलाता, क्योंकि अपनी सभ्यता, अपनी इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हर प्रकार का ज्ञान यहाँ के लोगों के पास हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं। जिसकी नालियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई। अब उस स्नान घर की जो नालियां है वो भी सड़क, जो एक गहरा नाला होता था उसको भी उन्होंने सड़कों के साथ जोड़ा। जो नालियां होती थी उनको भी उन्होंने सड़कों के साथ जोड़ा। जो मेन सड़क होती थी, जो मुख्य गली होती थी, मुख्य सड़क होती थी, उस उससे उन्होंने अपनी जो स्नान घर की जो नालियां होती है उसके साथ उसको जोड़ा। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। अब भवन है वो एक मंजिल भी हुआ करते थे और दो मंजिल भी हुआ करते थे। दूसरे भवन पर चढ़ने के लिए, दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए उन्होंने सीढ़ियों का निर्माण किया कि भाई दूसरे भवन पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया जाए। तो उस समय सीढ़ियों का ज्ञान भी उनके पास हुआ करता था। तो दूसरे भवन पर जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियों का निर्माण किया। कई आवासों में कुएं थे। अब कुछ घरों के अंदर कुएं के अवशेष भी मिले हैं, जिसका जल का प्रयोग वो पीने के लिए, उस सिंचाई के कार्यों में किया करते थे। तो लगभग एक दो नहीं बल्कि 700 कुएं वहां से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 700 कुएं हैं। कुएं की संख्या पूछी जाती कितनी थी, तो 700 कुएं हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब अपन बात करते हैं दुर्ग कि भाई दुर्ग है उसकी संरचना किस प्रकार से होती थी। उसकी अपन बातनाओं के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्ग जो होता था वो किस प्रकार से बनाया जाता था। यहाँ पर एक विशाल शनानागार के अवशेष मिले हैं, एक विशाल माल गोदाम के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो उसकी डिजाइन किस प्रकार से होती है। एक विशाल जलाशय, आयताकार जलाशय यहाँ से मिला है, जिसको उन्होंने दुर्ग का नाम दिया। बहुत बड़ा जलाशय हुआ करता था, स्विमिंग पूल जिसके अपन कह सकते हैं। उस समय का मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल वो कहा जाता है। तो इसके अंदर एक इस प्रकार की संरचनाएं मिली कि आयताकार जलाशय होता था। आयताकार जलाशय इस प्रकार से होता था, इस प्रकार से एक आयताकार बड़ा ही
बड़ा भव्य होता था ये। इसका प्रयोग है सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। कोई भी पूजा पाठ करने के बाद में स्नान करते थे लोग, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसके दोनों तरफ 4-4 स्नानागार थे। इस प्रकार से 4 स्नानागार इसके दोनों तरफ बनाए गए हैं। उत्तरी और दक्षिणी साइड चढ़ने के लिए 2-2 सीढ़ियों का प्रयोग है, वो किया जाता था। ये सीढ़ियाँ होती थी, उत्तरी और दक्षिणी साइड है, 2 प्रकार की सीढ़ियाँ होती थी। जहाँ पर वो जलाशय होता था, इसके अंदर पानी भरा होता था। तो ये कोई विशाल जलाशय होता था जिसमें सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ करने के बाद लोग हैं वो यहाँ पर स्नान करते थे। तो दुर्ग पर एक ऐसी संरचनाओं की साक्ष्य मिली जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम होता था, एक तो इसके अंदर माल गोदाम होता था, एक ऐसी विशाल संरचना जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है। अब वो माल गोदाम तो मिला, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो नहीं मिला है। सिर्फ नीचे का जो ईंटों से बना हुआ फर्श है वो ही इसके अंदर मिला है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गायब है, वो नहीं मिला है। विशाल ईंटों से बना हुआ फर्श है वो ही मिला है। तो पुरातत्व ने निर्णय किया कि भाई ये विशाल माल गोदाम हुआ करता है, इसके अंदर अनाज वगैरह है वो रखा जाता था काफी मात्रा में। ईंटों से बना केवल निचले हिस्से शेष है। और दूसरा होता था विशाल स्नानागार। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। विशाल अनागार के अवशेष या विशाल माल गोदाम के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से है। वो ही दोनों, ये विशाल स्नानागार और विशाल अनागार के अवशेष मिले हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना हुआ आयताकार जलाशय था। आयताकार जलाशय हुआ करता था, इस प्रकार से इसकी डिजाइन होती थी, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा होता, चारों तरफ से इसके गलियारे होते थे, चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसकी उत्तरी और दक्षिणी साइड, उत्तरी और दक्षिणी साइड के अंदर दोनों दो सीढ़ियां हुआ करती थी। 4-4 इसके ये स्नानागार हुआ करते थे। उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। इसके 8 स्नानागार बनाए गए थे, छोटे छोटे 8 स्नानागार हैं वो बनाए गए थे। एक गलियारे की दोनों तरफ 4-4 स्नानागार बनी थी। इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान यानी कि अनुष्ठान यज्ञ करने के बाद में लोग इसके अंदर स्नान करते थे। तो कितना ज्ञान था लोगों के पास उस समय प्राचीन इतिहास के अंदर कि भाई पूजा पाठ यज्ञ करने के बाद में वो एक अपने को तृप्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और एक स्नान का उपयोग करते थे। वो जो एक विशाल अनुष्ठानिक स्नान होता था, सभी जगह उसके अंदर लोग हैं वो स्नान करते थे। ये 4 जो स्नानागार हैं ये पुरुषों के लिए है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है मोहनजोदड़ो के अंदर, और ये महिलाओं के लिए अलग अलग इसके अंदर व्यवस्था होती थी। तो इस प्रकार से दुर्ग के अवशेष है वो भी यहाँ से, इस पाठ से जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी जहां से प्रश्न बन सकते हैं मैंने पूरी बताने की कोशिश की है। टोटल चीजें हैं वो आ गई है। पूरा पाठ तो देखिए नहीं पढ़ाया जाता है कोई भी वीडियो के अंदर या कोई भी टीचर के द्वारा है, वो तो आपको ऑफलाइन ही पढ़ाया जा सकता है। पूरा जो पाठ है ऑनलाइन के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने बता दी। अब आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर बटन को भी आपको ऑन करना है। आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। रेगुलर आपको वीडियो है मिलते रहेंगे। तो इस पार्ट के अंदर इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।